हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं सबसे पहले डीपीएसपी क्या है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे। बच्चों, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को यह दिशा देते हैं कि देश को कैसे चलाना है, नीतियाँ कैसे बनानी है और भारत को कैसा समाज बनाना है। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। बच्चों, साथ में हम ये समझेंगे कि डीपीएसपी क्यों बनाए गए, किस लिए इम्पोर्टेंट थे इतना ज़्यादा बनाना डीपीएसपी को। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गरीबी बहुत थी, अशिक्षा व्यापक थी, आर्थिक असमानता बहुत गहरी थी, सामाजिक बुराइयां मौजूद थी, जातिगत भेदभाव स्पष्ट था, स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम स्तर पर थी। मतलब उस टाइम जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोग उतने शिक्षित भी नहीं थे और सामाजिक बुराइयां मतलब ऊंच नीच, जाति का भेदभाव भी बहुत था और उतना बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी। तो संविधान सभा जानती थी कि महज अधिकार देने से समाज नहीं बदलता, उसके लिए दिशा देने वाले सिद्धांत भी चाहिए। इसलिए डीपीएसपी को जोड़ा गया। बच्चों, हम समझेंगे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। बच्चों, हम डीपीएसपी के मुख्य उद्देश्य समझेंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था और राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव जी का कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके और दूसरा ऐसा अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए तब दिया जा सके। तो फिर संविधान सभा में चर्चा हुई, या परिणाम निकला कि इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग 3 मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला जो है मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 12 से 35 तक और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक है। बच्चों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार को देखते हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में किया गया संविधान के। इसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं या अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है या व्यक्ति के अधिकार के लिए। और जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यह राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। यह समाज की भलाई के लिए होता है। केटी शाह का कथन था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब जैसे राज्य में जब हमारे वो सुविधा अवेलेबल होगी तभी हम दे सकते हैं लोगों को, अगर नहीं है वो चीजें तो हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए राज्य के द्वारा ही लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होगा। तो आइए बच्चों, हम अनुच्छेद 36 को समझते हैं जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार है। अनुच्छेद 37 में दिया गया है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। मतलब इसे न्यायालय में, इसका मतलब है कि किसी विशेष मामले या स्थिति को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती या अदालत में बदला नहीं जा सकता। अगर सरल शब्दों में हम इसे देखें तो अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह मामला कानूनी दायरे से बाहर है। ओके, हम अनुच्छेद 38 के बारे में देखेंगे। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। आर्टिकल 39 में राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में
कार्य करेगा, यानी सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता देगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन होगा और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। और अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना प्रसूति सहायता करेगा। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। और अनुच्छेद 47 में लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात की गई, पोषाहार को बढ़ावा देने की बात की गई, शराब पर प्रतिबंध की बात की गई और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात की गई है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो बच्चों, आप लोगों को राजनीति निर्देशक तत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आगे की क्लास हम कल करेंगे। धन्यवाद।